भी ओपन करने की ट्राई करूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा क्योंकि टाइम की खास लिमिट अपने ऊपर लग गई है। वो जो दुनिया का राजनीतिक दृश्य है खास तौर पे उसके बारे में आप बात करनी है कि कौन कौन सी सिक्के फैक्टर हमारे सामने हैं आज ग्लोब में जो दुनिया की राजनीति को तय कर रहे हैं। देखो, इसमें नंबर 1 अमेरिका है और उसकी खासियत ये है कि वो आर्थिक तौर पे सबसे ज़्यादा मजबूत है, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री के तौर पे, टेक्नोलॉजिकली भी और मिलिटरली भी वो सबसे मजबूत तिर में से एक बड़ी तिर है और डॉलर डोमिनेशन की वजह से अमेरिका पूरी दुनिया पे हावी है, क्योंकि मेन मुद्रा जो है जिसके अंदर एक्सचेंज हो रहा है वो है डॉलर। इस करके डॉलर डोमिनेशन वो भी उसका एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, बहुत बड़ा हथियार है। ये उसकी खासियत है। सेकंड आ गया चाइना। मतलब मैं कुछ टिप्स पॉइंट ही थोड़े सामने रखूंगा कि ग्लोब के ऊपर कौन कौन से बिंदु हैं जिनको हम ध्यान में रख के इस पे बात आगे चला सकते हैं इस एजेंडे पे। दूसरा आ गया चाइना। चाइना की जो खासियत है वो भी ये है कि एक तो वो इकोनॉमिकली सबसे ज़्यादा मजबूत है। वो इकोनॉमिकली खास करके मार्केट में वो सबको चैलेंज कर रहा है, इवन अमेरिका को भी चैलेंज कर रहा है। टेक्नोलॉजिकली भी वो पूरे कंपटीशन में है, वो पूरा कंपटीशन दे रहा है टेक्नोलॉजिकली। वो अपनी तरह नहीं, इंडिया की तरह के जो हमने वो कुछ ग्रुप बनाए थे ना इकोनॉमिक यूथ के, भी वो जोमेटो तक नहीं सीमित रहता, वो एआई वाले बनाता है। इसलिए वहाँ का जो उनका टेक्नोलॉजिकल लेवल है और ख़ास करके यूथ को जिस तरीके से उसने ऑर्गेनाइज किया है उसमें वो पूरे कंपटीशन में है दुनिया में। मिलिटरली भी वो यूएसए को चैलेंज कर रहा है, क्योंकि जब ताइवान का इशू आता है ना तो वो पीछे नहीं हटने को तैयार। वो कहता कि अगर ताइवान के मसले में यूएसए मिलिट्री लेकर आएगा तो मैं तैयार हूं। वो पीछे नहीं हट रहा है, इससे वो घबराता नहीं है। पर उसमें एक बात देखने वाली ये है कि अभी तक यूएसए का और चाइना का कोई सीधा मुकाबला तो देखो मिलिटरली नहीं हुआ, प्रॉक्सी के एंगल से भी थोड़ा मोटा ही हुआ है। जैसे खास करके जे हम संदूर के एंगल से देखें तो उसमें उसने उसके जो S-15 जहाज को मतलब चोट पहुंचाई है, और उसके जो जहाज थे उसका अपना जो जेट जहाज था उसने पाकिस्तान ने में उसने उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। और जो सबसे ज़्यादा जिसको हम हो हल्ला मचाते हैं कि हमारे पास फ्रांस वाला है वो रफेल को उसी के जहाज ने कराया। मतलब प्रॉक्सी के एंगल से अगर छोटा सा एक कंपटीशन इनका ये दुनिया में देखने में आया है वो तो इस एंगल से आप उसको देख सकते हो। और कहीं प्रॉक्सी के एंगल से भी ये आपस में आमो सामने नहीं हुए। इनकी टेक्नोलॉजी का अभी आमना सामना, बाहर टेक्नोलॉजी का भी आमना सामना नहीं हुआ। थर्ड एक फोर्स है इसमें रशिया।
रशिया देखो इकोनॉमिकली कमज़ोर है और उसकी इकॉनमी भी ज़्यादातर तेल पे निर्भर है, पेट्रोलियम पदार्थ पे निर्भर है, और मिलिट्री वो दम रखता है। मिलिट्रली भी वो यूएसए को भी चैलेंज करता है। जहां भी किते उनका प्रॉक्सी में मुकाबला हुआ तो उसने अपने निशाने हिट करके दिखाए हैं जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो मिलिट्रली आज भी एक बड़ी फोर्स है। इसमें एक फोर्स है यूरोपीय यूनियन और यूके, क्योंकि यूके जब से यूरोपीय यूनियन से बाहर आया है उसको हम साथ में कंसिडर कर सकते हैं। यूरोपीय यूनियन में यूरोपीय यूनियन और यूके ये इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा साउंड है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आर्थिक रूप से ये पूरा ग्रुप है, ये मजबूत ग्रुप है। लेकिन ये फ्रेगमेंटेड है, आपस में बटा हुआ है, और ये कोई इनकी एक राय नहीं बनती। किसी भी मसले पे भी जे इनकी राय है वो अलग अलग ही होती है, इसलिए वो उसकी जो फ्रेगमेंटेड राय है वो उसको बड़ी फोर्स बनने से उसके आगे बाधा डाल रही है। नेक्स्ट आ गया यूक्रेन वाला इशू कि यूक्रेन नाटो में जाना चाहता था और अब रशिया इस कंडीशन में यूक्रेन को ले आया कि वो नाटो में चाहता हुआ भी जा नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि रशिया ने उसके कुछ एरिए दबा लिए हैं, उन पे कब्जा कर लिया है और वो रशिया के साथ डिस्प्यूटेड एरिए बन गए हैं। और नाटो का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है वो किसी भी ऐसे देश को अपना मेंबर नहीं मानता, बनाना चाहता या बना सकता ऐसे उसके नाटो के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, जिसका अपने किसी भी नेबरर के साथ, किसी भी पड़ोसी के साथ कोई झगड़ा है। वो कहता है हमारे में आना है तो सारे झगड़े निबड़ा के आओ। अब यूक्रेन जितना उसने कब्जा कर रखा है या जो एरिया उसके पास है उसको भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं कि चल ठीक है यार ये रशिया का है, अब हमारा कोई झगड़ा नहीं है। ऐसी स्थिति में भी यूक्रेन अब नहीं है। दुनिया में एक बड़ा पॉइंट आ गाजा का क्राइसिस। गाजा के क्राइसिस ने हमारे सामने ये एक बात लिया दी है कि दुनिया के सामने जेनोसाइड किया इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर गाजा के लोगों का, और इस जेनोसाइड के खिलाफ वीटो तक नहीं हुआ। जिसका मतलब ये है कि दुनिया के जेड़े रूलिंग ग्रुप हैं, अगर पब्लिक के कहीं मार आती है तो उस पर वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते। हाँ, उनके अपने हित पे कोई आती है तो फिर वो एक दूसरे की सपोर्ट में आते भी हैं, वीटो भी करते हैं और काम भी करते हैं। एक फ्लैश पॉइंट इसी सिनेरियो में वो है मिडल ईस्ट का। मिडल ईस्ट में दो प्रॉब्लम सीरियस हैं इस टाइम। एक है सऊदी अरबिया और ईरान के दरमियान। इनके दरमियान ज़्यादातर वो शिया सुन्नी का झगड़ा है। ईरान वाले शिया है, सऊदी अरबिया वाले सुन्नी है। और मिडल ईस्ट में एक सबसे बड़ा जो दूसरा झगड़ा है वो है ईरान और इजराइल का। और आज की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, आज की डेट की, वो ये सामने आ रही है कि यूएसए एक बार शायद एयर स्ट्राइक अब करेगा ईरान पे, जेड़ी 2 दिन पहला नजर नहीं सी आ रही। उसकी एक वजह तो ये है कि अब इजराइल ने यूएसए को कह दिया कि मैं तैयार हूं
अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। दूसरा ये कि यूएसए के पास भी इतनी ज़्यादा नेवी नहीं है कि वो पहले जो उसने इसके साथ किया अपने वेनेजुएला के साथ, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा वेनेजुएला के दरमियान ही लगाई हुई थी वो। अब उन्होंने उसको फ्री करके वो अब अपना एक बड़ा बेड़ा ईरान के नज़दीक लगा रहा है, जिससे दो ही संभावनाएं हैं। एक संभावना कि वो एयर स्ट्राइक करेगा, एक संभावना है कि वो डरा के उसको कोई ना कोई ईरान को किसी मसले पे पीछे हटाने की ट्राई करेगा, क्योंकि ये दोनों काम ही करता है ना। ये मिलिट्री की घेराबंदी जब करता है तो उसके पीछे उसका जो मेन मकसद होता है वो डराना ही होता है। इसलिए जो मिडल ईस्ट है उसमें ये दो बड़े मतलब फ्लैश पॉइंट हम देख सकते हैं आज की दुनिया में, और गाजा का और इजराइल का तो हमारे सबके सामने ही है। और उसमें जो अमेरिका ने अब गाजा पीस बोर्ड बनाया है, और उसमें वो ज़्यादातर देशों को कह रहा है कि आप इस पीस बोर्ड के मेंबर बनो। मतलब इंडिया भी हचपच में है, पहले पाकिस्तान में भी हचपच में था, लेकिन पाकिस्तान तो बन गया। अब इंडिया का क्या बनेगा इसका अभी कुछ 1-2 दिन में क्लियर होएगा कि इंडिया का उसमें रोल क्या होगा। एक बड़ा हमारे नज़दीक जो बड़ा एक प्रॉब्लम है वो है ताइवान का और चाइना का। चाइना को पता है कि जो चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है वो है ताइवान की। और दुनिया में अभी तक जो चिप का पूरा काम होता है वो ताइवान में ही होता है। जितनी भी चिप दुनिया में जाती है वो ताइवान से ही जाती है, और उनके पास जितनी चिप की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दुनिया में किसी के पास नहीं है। और उसके बारे में एक बात ये भी कही जा रही है कि ताइवान वालों को खतरा है कि अगर चाइना हमारे पे अटैक करेगा तो हम एक बार वो चिप वाला पूरे का पूरा डिजाइन है वो उसको डिलीट कर देंगे। अगर वो पूरे का पूरी वो टेक्नोलॉजी के जरिए डिलीट हो जाती है और दोबारा रिवाइव करने में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनती तो दुनिया जिसको हम कह रहे हैं ये कर देगी वो कर देगी, फोटोन कंप्यूटर फलाना तिकड़ा, वो बहुत पीछे चली जाएगी एक बार। मतलब ये भी एक स्थिति हमारे सामने जियोपॉलिटिकल स्थिति है जिस पे हमें नजर रखनी चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। अब ईरान पे अगर यूएसए एयर स्ट्राइक करता है उसमें रशिया तो देखो इन्वॉल्व होएगा, क्योंकि ईरान इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है रशिया के साथ यूक्रेन जंग में। क्योंकि जितने ड्रोन रशिया चला रहा है यूक्रेन पे उसमें ज़्यादातर ड्रोन ईरान के ही है। इसलिए रशिया बारे तो देखो ये असेसमेंट आ रही है अलग अलग थिंक टैंकों की वजह से कि वो उसमें इन्वॉल्व होएगा। और एक जो संभावना ये देखी जा रही थी कि पिछली बार में जब ईरान ने इजराइल पे अटैक किया तो पहले जो उसकी मिसाइलों ने पूरा काम नहीं किया, बाद 2 दिन में उसने जो तबाही मचाई वो कहते हैं कि उसमें चाइना का जो सैटेलाइट सिस्टम सी उसने काम किया। उन्होंने अपने सैटेलाइट की उनकी टेक्नोलॉजी ईरान को दी और वो सही मतलब टारगेट करने में उसने योगदान किया, जिसकी वजह से 2 दिन में लास्ट वाले 2 दिन से जो
वो इजराइल के लिए बड़े महंगे पड़े, बड़े खतरनाक रहे। और अब अगर ईरान पे अटैक होता है यूएसए के द्वारा, तो ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि बगदी गंगा में हाथ धो लो, चाइना कहे कि यार अब जी उधर उड़ गया, हम ताइवान वाला काम तमाम कर देते हैं, तो वो ताइवान पे भी अटैक कर सकता है चाइना। ये भी एक पॉसिबिलिटी देखी जा रही है। एक हमारे इसी एरिया में वो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है साउथ चाइना सी वाली, कि वो समुद्र में का वो खास एक एरिया है जिस पे वो अपना कब्जा कह रहा है कि ये मेरा है, और उसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस वगैरह ये कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं है, और उस पे अगर वो पूरी तरह काबज हो जाता है तो समुद्री रास्तों में एक बड़ी अड़चना खड़ी करने में वो कामयाब हो सकता है। इसलिए चाइना सी वाली प्रॉब्लम भी मतलब ये हमारे ग्लोबल सिनेरियो में एक आ रही है। बस मैं एक पॉइंट कह के ख़त्म कर दूं, ज़्यादा सुस्त मत हो। जहाँ तक ग्लोबलाइजेशन का सवाल है, ग्लोबलाइजेशन इसी सिस्टम ने बड़े धूर्त से आगे बढ़ाई। सराफ साहब ने तो उसका जो आंसर दिया था वो ये दिया था कि ग्लोबलाइजेशन कोई सिस्टम नहीं है, ग्लोबलाइजेशन एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया है कि दुनिया एक दूसरे के नेड़े आ रही है। जैसे जैसे उन्होंने 5 किस्म की टेक्नोलॉजी जो गिनाई थी कि ये टेक्नोलॉजी दुनिया को एक गांव के रूप में, एक विलेज के रूप में कैसे बना रही है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन को कुछ लोग ये समझते हैं कि ये शायद ये कोई सिस्टम है। हम समझते हैं कि सिस्टम तो देखो है कारपोरेट का, ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस रेगुलर चल रहा है और उसको बंद हो नहीं सकता, वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के एंगल से जो भी इन्होंने इंटरनेशनल अदारे खड़े किए, अब वो सारे अदारे ही वीक हो गए हैं आज की डेट में। ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में ही WTO आया और अब ये खुद ही कह रहे हैं कि हम तो मल्टीलैटरल वो एग्रीमेंट करेंगे। वो अपना यूरोपीय यूनियन देखो इंडिया के साथ कर रही है, अमेरिका इंडिया के साथ कर रहा है, इंग्लैंड ने, यूके ने इंडिया के साथ कर लिया है। मतलब जो इन्होंने खुद अदारे बनाए थे वो अदारे अब कमजोर हो गए। उसमें WTO इसकी सबसे ज़्यादा उदाहरण है। और इसे तरह जेड़ा इंटरनेशनल लॉ या उस इंटरनेशनल लॉ के तहत बनी इंटरनेशनल कोर्ट है वो भी वीक हुई है। अब इंटरनेशनल लॉ की कोई परवाह नहीं करता। वेनेजुएला में राष्ट्रपति को इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन करके उठा लिया जाता है और कोई इंटरनेशनल लॉ की अमेरिका आजकल इस रूप में भी परवाह नहीं करता कि वो कह रहा है कि मेरे तो ग्रीनलैंड चाहिए, मेरे को तो। वो देखते ही नहीं कि यार इंटरनेशनल लॉ क्या है, कि आपको तो चाहिए तो कुछ भी मांग लेगा। ऐसे थोड़ी चलेगा काम, दुनिया ऐसे थोड़ी चलेगी। और लास्ट में बस मैं एक पॉइंट कह के अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं कि एक बात जो आज की दुनिया में है कि टैरिफ को खास करके USA और ट्रंप ने अपना एक पॉलिटिकल वेपन बना लिया। अब टैरिफ नहीं रहा, वो उसका एक पॉलिटिकल वेपन बना। अभी देखो ना, उसने कहा, शायद कल ही कहा कि जो इंग्लैंड अपना कनाडा वाला प्राइम मिनिस्टर है वो चाइना जाके आया और चाइना के साथ जो भी वो करके आया
जो भी उनके वहाँ कोई MOU साइन हुए हैं, कोई समझौते हुए हैं, अगर वो कहने भी वो इम्प्लीमेंट करेगा तो 100% टैरिफ लगा दूंगा। और कोई भी बात अब इंडिया पाकिस्तान की बार में इसलिए रुकवा दी कि मैंने कह दिया कि मैं टैरिफ लगा दूंगा। और किसी को भी यूरोपीय यूनियन को कहा कि आप अगर मेरे ग्रीनलैंड के मसले में टांग अड़ाओगे तो 25% टैरिफ और लगा दूंगा। मतलब टैरिफ को उन्होंने एक पॉलिटिकल वेपन बना दिया, ना कि एक इकोनॉमिक, मतलब जो कंडीशन बनती है या इकोनॉमिक सुविधा है किसी देश के लिए, वो नहीं रही। इसलिए मोटा मोटी मैं आपके सामने ये एक सिनेरियो पेश कर रहा हूँ कि दुनिया का जो भू राजनीतिक सिनेरियो है वो हमारे सामने ऐसा है, और इसमें हम कहाँ खड़े हैं, हमारा क्या रोल होगा, हम इसको कैसे, इस सब मसले में कैसे इंटरवेंशन कर सकते हैं, और इसको टैकल करने में जो हमारी अप्रोच है विश्व शांति की, उस स्लोगन को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, वो हम सब ने डिस्कस करना है। ये इस एजेंडा रखने का मोटा मोटी बात है वो आपके सामने मैंने पेश की है। धन्यवाद। पाकिस्तान वाला भी है, लेकिन मतलब वो आज इतना लाइमलाइट में नहीं है, वो साइलेंस में ही है आजकल, उतना लाइमलाइट में नहीं है, जिस करके मैं उसका उस रूप में जिक्र नहीं किया। मैंने उन बातों का ज़्यादा ਤੁਹਾਡੇ सामने जिक्र करने की कोशिश की है जो बिल्कुल लाइमलाइट में है, फ्लैश पॉइंट की तरह दिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये इशू नहीं है, इशू है, इस इशू को भी आप डिस्कस कर सकते हो। मेघाराम जी, शुक्रिया जी। 2-3 बिंदु हैं जो इंडो पाक के रिलेशन में जो जहाँ से आया था सवाल, वो हम आपके साथ बात कर देते हैं। क्योंकि 1985 में ही यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी ने अपना नया रूप लिया था, और फिर वो बाद में ट्रांसफ़र होता होता बन गया यूरोपियन यूनियन, और 85 में ही सार्क बना था। और सार्क की आशा में इसलिए ज़्यादा थी कि ये अंडर डेवलप कंट्री हैं और इनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक है, और बड़ी देर तक ये इकट्ठे रहे हैं। अभी रिसेंटली जो सो कॉल्ड कॉरपोरेट या एम्पीरियलिज्म के वो जो मानते हैं, जिसको हम मानते थे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की वजह से हम डिवाइड हो गए, हो सकता है जो नज़दीक आ जाएं और एक रीजन बन जाए, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट एक, हमारे दरिया साझे, हमारा लैंड साझा, हमारा कल्चर साझा, हमारा जेनेटिक कोड एक, ये सब पॉजिटिव फैक्टर्स थे हमारे। और आज पोजीशन देख लो कि सार्क की पोजीशन क्या है। इसका मतलब ये है कि जो राजनेता लोग आए, जिनको हमने आगे लाया कि भारत का वो विकास करेंगे या पाकिस्तान बनने लायक उनका विकास करेंगे, उन्होंने अपना विकास कहाँ कर दिया और हमको कहाँ खड़ा कर दिया, ये हमारे सामने परिदृश्य है। उसमें 3-4 बातें हैं जो, एक तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो अभी रिसेंटली हुई थी, उसमें फंडामेंटल पॉइंट ये है कि टेररिज्म को अपनी मान्यता ये है कि ये महाशक्तिवाद की परछाई है। जहाँ जहाँ ही सरकारी दमन चक्कर होगा, वहाँ वहाँ ही उसके रिस्पांस में लोग पहले तो प्रोटेस्ट या गाली गलौज समझो या धरने वगैरह, उसकी जो हाईएस्ट फॉर्म है प्रोटेस्ट की, वो आर्म स्ट्रगल है। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ भी महाशक्तिवाद या मिलिट्री फौज आप लगातार धन दनाओगे, आप उनको बगैर पावर के, बगैर रेगुलेट के छोड़ दोगे, तो लोग उसके विरोध में जब प्रोटेस्ट होगे तो उसको आप अपना वो नाम देते तो टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म। इस वक्त भारत का और दुनिया के अंडरस्टैंडिंग का फंडामेंटल डिफरेंस जहाँ पर है कि भारत अभी भी मानता है कि टेररिज्म का जो गढ़ है वो पाकिस्तान है, मगर दुनिया का कोई कंट्री अब ऐसा नहीं है, ना यूएसए, ना अमेरिका, ना रशिया, ना चाइना,
ये मानते हैं कि टेररिज्म, पाकिस्तान जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, ये एक बड़ा फंडामेंटल चेंज लाई है जो न्यू रहा है, जो अभी जो खासकर ये 2-2.5-3 साल से जो आया है कि अमेरिका भी नहीं मानता कि भारत जो है इधर पाकिस्तान जो है टेररिज्म का अड्डा है, रशिया भी इनकार कर देता है और चाइना भी नहीं मानता। तो टेररिज्म आ कहाँ से रहा है? टेररिज्म उसी बात से आ रहा है जो NSC की हमारी पुरानी मान्यता है, महाशक्तिवाद से। तो महाशक्तिवाद का छोटा रूप तो अपना इंडिया वाला ही है, बड़े भाई वाला जो बिग ग्रुप जो सबके से हाई हैंडली डील करता है, अंदर वाले लोगों से भी हाई हैंडली डील करता है, और अपने छोटे जो लेबरर हैं उनके साथ भी बड़ा हाई हैंडली डील करता है, चाहे वो ब्लॉकेड करके नेपाल के साथ या मिलिट्री का थ्रेट दे करके पाकिस्तान के साथ। तो जहाँ जहाँ भी ऑपरेशन होगा वहाँ वहाँ ही उग्रवाद होगा। और एक छोटी सी बात आपको बता दें, मोटी मोटी, कि उग्रवाद की छोटी सी हिस्ट्री ब्रीफ कर देता हूँ आपके सामने ताकि सब साथी अपडेट हो जाएं कि 1971 में मुक्ति बानी को ट्रेनिंग किसने दी? आप सब जानते हैं। 71 में इंडिया। और लिट्टे किसने तैयार किया? हमने। और सबसे पुरानी एकेडमी जहां जो भारत में खुली है प्राइवेट फौज की ट्रेनिंग देने के लिए 1931 में, वो है बौंसला मिलिट्री एकेडमी। उसके 2 कैंप हैं, आजकल तो 10 कर दिए उन्होंने, एक है नासिक में, एक है पूना। अब जब बौंसले मिलिट्री एकेडमी इंग्लिश ने RSS को खोल दी कि आप जहाँ पर आप ट्रेनिंग दो आर्मी के, और जो आपका वो प्रकट था ना, वो कर्नल पुरोहित, हाँ, वो वहाँ से 10+2 करके कमीशन लेके आया था, जो बाद में आकर सनातन संस्था के साथ वो काम करता रहा वगैरह। और बड़े बड़े IPS ऑफिसर और आर्मी के अफसर जो हैं वहाँ से पढ़ के 10+2 करके आकर आर्मी कमीशन लेकर के आज वो आर्मी में दाखिल हुए हैं, बाकायदा IPS हैं, IAS हैं, और सिक्योरिटी में हैं, इंचार्ज हैं, IB में हैं। ये एविडेंस है आपके सामने कि हम कहाँ खड़े हैं। मगर दुनिया में 79 में जो जब रशिया आया तो तब अमेरिका ने ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान को वहाँ तालिबान की तैयार की, और पाकिस्तान को सारा पूरे वहाँ ग्राउंड बना दी, पैसा दिया, मदरसे खिलवा दी, और ट्रेनिंग करके रशिया को महाशक्तिवाद की जो टक्कर थी उसको रशिया को वापस भगाया और वहाँ पर चक्कर चलाया। इस तरीके से इंडिया की और वर्ल्ड की अपनी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है उग्रवाद पे। एक तो कन्फ्यूजन जहाँ पर इंडिया वाला, दूसरा कि इंडिया का अपना टेरिटोरियल कंसेप्ट कोई नहीं है। जब 5 अगस्त को 370 तोड़ी ना, तो तब वहाँ होम मिनिस्ट्री ने वहाँ क्लेम किया था कि हम वो आज़ाद कश्मीर भी लेंगे, और वो अक्साई चीन जो एरिया चाइना ने 1962 में कैप्चर किया था वो भी लेंगे। तो तब इसे चाइना ने कहा था कि हम तो समझ गए कि अब अटैक करेगा हम पर, क्योंकि पार्लियामेंट में ओके हो गया। तो जब पार्लियामेंट ने ओके कर दिया कि हाँ जो हो जाना चाहिए भाई, तो इसका मतलब है कि चाइना ने तब प्रेपरेशन कर दिया, 2020 में अपना उसने काम कर दिया। अब जो रिसेंटली मुलाकात हुई है RSS की, BJP की और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की, वहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जो आज़ाद कश्मीर में गिलगित के पास एक वैली है जहाँ से उनका कॉरिडोर गुजर इंटर करता है चाइना से आकर के आज़ाद कश्मीर में, ये हमारी है। इस पर BJP साइलेंट है, पाकिस्तान तो आगे साइलेंट है। ये कंसेप्ट है हमारा, वो भारत माता के बारे में 1 इंच जगह नहीं देंगे, लाल आंखें बताएंगे। वो बैठे बातचीत की, बातचीत के बाद आप उनके वो उनकी जो एम्बेसडर की जो फॉरेन मिनिस्टर आई थी उसके साथ स्टेटमेंट दिया, उसने ये कह दिया कि ये वैली हमारी है। तो आज़ाद कश्मीर की वैली पर जब उन्होंने क्लेम किया जहाँ से उनका कॉरिडोर गुजरता है, तो कल वो बात करें वो कहेंगे देखो हमारा प्लेन स्टेटमेंट आपकी ज़मीन पर दिया हुआ हमने,
बताओ किसी ने अपोज किया हो तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो कंसेप्ट है सो कॉल्ड वो बड़ा गड़बड़ाया हुआ और हमारी नीतियां बड़ी गड़बड़ाई हैं, क्योंकि हम उस बात में उलझे हुए हैं कि हमने हिंदुस्तान का विकास नहीं करना बल्कि हमने पावर में रहना है। और रही बात इंडिया पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट हुआ था अभी ऑपरेशन संदूर वाला, उसमें इंडिया के साथ स्वाय इजराइल के कोई नहीं था। पाकिस्तान के साथ चाइना, पाकिस्तान के साथ तुर्की, पाकिस्तान के साथ अजरबैजान और पाकिस्तान के दूसरे 7 कंट्री और भी थे सपोर्ट में। ये बताता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी है कि हम कहाँ खड़े हैं। 2 एविडेंस और हैं। एक है जब साउथ अफ्रीका इजराइल के जेनोसाइड के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया और दुनिया का अपने आप को विश्व गुरु कहने वाला और विश्व शांति के लिए खड़ा होने वाला वो देश साउथ अफ्रीका की सपोर्ट में नहीं है, किनारे खड़ा हुआ है। और यूरोप के कुछ देश जो इनडायरेक्टली यूरोपियन यूनियन के जरिए फंड तो दे रहे थे यूक्रेन को, मगर जेनोसाइड की सपोर्ट में साउथ अफ्रीका भी सपोर्ट में खड़े हो गया करके। तो जब साउथ अफ्रीका की सपोर्ट में जिसने इजराइल को ट्रायल किया है जेनोसाइड के केस पर, वहाँ इंडिया मिसिंग है, तो ये बताता है कि इंडिया का ग्लोबल कंसेप्ट क्या है, इंडिया का अपना कंसेप्ट क्या है, इंडिया का मानवतावादी कंसेप्ट क्या है कि कोई जेनोसाइड करे हमें प्रॉब्लम के मुसलमान मानना चाहिए। जहाँ तक टेम्पर हैं अपने लोग टेम्पर, जहाँ तक स्टेट। एक एविडेंस और है ब्रिक्स का, तो जो पहले भी साथी को बोल के गए हैं कि इन्होंने कहा था कि हमको एक वो करेंसी चलाएंगे, ब्राज़ील में फैसला हुआ था, तो वहाँ तो ये इसने वोट ही नहीं दिया उसकी तरफ, कॉमन करेंसी की तरफ। रिसेंटली एक ब्रिक्स की एक्सरसाइज हुई है अभी नेवी की, सब ब्रिक्स कंट्री की, जिसमें रशिया था, चाइना था, ये अपना ब्राज़ील था, साउथ अफ्रीका था, पर इंडिया ने किनारा कर दिया। अब इंडिया की विजन ये हो गई कि जब अमेरिका ने उसको लुक आफ्टर नहीं किया, इसको घास नहीं डाला, ये एससीओ की मीटिंग में गया और उन्होंने एससीओ की मीटिंग ऐसे एडजस्ट की थी कि जिसमें एससीओ की मीटिंग ख़त्म हो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग ख़त्म हुई और दूसरे दिन उनकी थी वो विक्ट्री मार्च था उनका, जब उन्होंने इसको डिफीट किया था जापान को, तब इंडिया को वहाँ इन्वाइट नहीं किया। तो जिनपिंग तो सलूट ले रहा है, 30 कंट्री पीछे बैठे हुए हैं और इंडिया बेचारा वापस आ गया। अब इस स्थिति में आप बताते हैं, आप सोच लो कि इंडिया ना तो ग्लोबली का यहाँ स्टैंड करता है, ना इसकी ब्रिक्स में पैठ है, ना इसकी यूएनओ में कोई से है, ना कोई ईयू में इसकी से है, ना मेडिकल लॉबी के साथ इसकी से है। हाँ, से इसी में है कि जो कोई अमेरिकन कंपनी कहे उसको एज इट मानने के लिए तैयार। जैसे ये शांति का एग्रीमेंट हुआ कि मनमोहन सिंह इस पर अड़ा हुआ था कि जो भी न्यूक्लियर पावर आएगा छोटा या बड़ा, अगर कहीं वो गड़बड़ी हो गई, लीकेज हो गई, तो कंपनसेशन कौन करेगा, जहाँ झगड़ा था। अब कंपनी घटिया बना के दे तो लोग जहाँ के मरे कंपनसेशन कौन देगा भाई। आखिरकार वो फिक्स हो गया एक कि कुछ 2-2.5-3 हज़ार रुपये दे दो आप, करोड़ रुपया, बाकी इंडिया के खाते में। उनको ठीक है, कंपनी घटिया बना के दे, बढ़िया बना के दे, जहाँ पर अगर ब्लास्ट हो जाता है, लीक हो जाता है, तो सब कोई इंडिया खाते में, बाकी थे आप लोग। इसका मतलब इस किस्म के जेनोसाइडल अप्रोच अडाप्ट करके अपने लोगों की तरफ कोई अगर ट्रेड करे, तब तो फ्रांस की मैक्सिमम जनरेशन न्यूक्लियर है ना। फ्रांस में ज़्यादातर जो बिजली पैदा हो वो हम न्यूक्लियर है, तो तब तो वहाँ लोग ही मरे हुए हों। जापान का तो ब्लास्ट हुआ, वो फुकुशिमा वाला, चेरनोबिल का था, अमेरिका का
ट्राई आइलैंड का था, मगर फ्रांस का ब्लास्ट तो कोई नहीं देखा। जिसका मतलब जो कंट्री अगर ट्रेड भी करना है और सॉलिड ग्राउंड पर ट्रेड हो तब जा कर के बात आगे बनती है। अगर बैगर की तरह ट्रेड किया जाए जहां अपनी औकात बड़ी कम हो, उस पोजीशन में अपनी स्थिति जो है बड़ी डाउन चली जाती है। तो इंडिया की पोजीशन जो है वो जियो पॉलिटिक्स में हमें वो नज़र आती है कि जहां हम ना घर के हैं ना अब घाट के हैं। अब हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स का जो एक डेक्कन होता था ना बड़ा, वो डेक्कन हमने ख़त्म कर दिया है कि जो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है हिंदू मुसलमान की, और इंटरनल पॉलिटिक्स है कास्ट डिवीजन की, इंटरनल पॉलिटिक्स है रिलीजन की, वही हमारी एक्सटर्नल पॉलिटिक्स बन गई है। यही वजह से ही, इसी कारण बस अमेरिका में इंडिया या हिंदू गो बैक, यूएसए में यूके में गो बैक, ऑस्ट्रेलिया में गो बैक। क्यों कि हम जहाँ पर इस किस्म का अपना तसव्वुर, इस किस्म का वहाँ एक्सप्रेशन पेश करें कि हम एवरेज से कम हैं या एवरेज से घटिया व्यवहार हमारा कम कर रहे हैं या ज़्यादा सेक्टेरियन हैं, तो तब जा कर के इस किस्म के हालात होते नहीं। आज से 20 साल पहले कहाँ थे? जो आपके टेक्निकल एक्सपर्ट गए हैं सबको वहाँ मान्यता मिलती है, सब वहाँ सीईओ बने हैं, हम उनका प्राउड फील करते हैं, मगर उनमें किसी में गट्स नहीं है जो उस वक्त कहने का कि आप इंडिया वालों को बेड़ियाँ डाल के क्यों भेज रहे हो, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को भेजो, वापस चले जाते हैं, कोई बात नहीं। ये स्थिति बताती है कि इंडियन पीपल का माइंडसेट या हमारी आउटलुक कहाँ खड़ी है। जो प्रॉब्लम हमारे सामने है वो है अब नेचुरल सोर्सेज की, जिसकी छीना झपटी जो है वो इस वक्त सुपर पावर में चल रही है, चाहे वो रेयर अर्थ एलिमेंट की हो, चाहे वो कंप्यूटर बनाने वाली हो, चाहे और दूसरी के हो। क्योंकि दो ही किस्म के एलिमेंट वर्ल्ड में, एक वन टाइम यूज़ वाले कि जो एक बार यूज़ हो गए दोबारा रीयूज, जैसे पेट्रोल है, कोयला है, ये दोबारा बनेगा नहीं, नया नहीं मिल सकता आपको बना बनाया, मगर आपका नया नहीं मिलेगा। एक साइकिलिक है, जैसे कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल है, वो साइकिल आगे पीछे हो जाता है, वाटर का साइकिल है, थम जाएगा। मगर ये कहो कि पानी ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं होगा। मगर जो वन टाइम यूज़ वाले जब ख़त्म हो गए, उसके लिए सीना झपटी चल रही है। उसके लिए चाहिए कि एक नया मॉडल जो प्रो नेचर प्रो ह्यूमन हो, और वो ग्लोबल सिस्टम को आप जहाँ से भी हिलाओगे उसकी हरकत जो है वो वहाँ पहुँचेगी जहाँ से वो ऑपरेट हो रहा है। चाहे आप साउथ अफ्रीका से उसको हिलाओ, इंडिया से हिलाओ, किसी गांव से हिलाओ, जब भी रावली की मूवमेंट चलेगी वर्ल्ड से पीपल की सपोर्ट भी आएगी, और वर्ल्ड के जो कारपोरेट्स को अपोज भी करेंगे, इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी करेंगे कि ये एंटी डेवलपमेंट मॉडल हैं। ये अरावली जहाँ तक जा सकती है कि कंपनियाँ जो जिंक की माइनिंग करने वाली हैं वो इसको अपोज करेंगे, और पीपल जो प्रो एनवायरनमेंट हैं वो इसकी सपोर्ट करेंगे। तो कहीं से भी आप मूवमेंट चलाओ, उसका इम्प्रेशन या उसका हरकत, उसका जो इको जो है वो आपको ग्लोबल में महसूस होगा। लंबी चलने जाइए। धन्यवाद। और कोई साथी?